6261 नई परेशानी। मुख्य बिंदु है, आप यदुवंशी परिवार की किसी लड़की को ढूंढ रहे थे ना? हमारा गंतव्य 7 पार्श्व परिवारों में से एक कन्नौज नगर का यदुवंशी परिवार है, श्रीदेव काका ने हंसते हुए कहा। कन्नौज नगर का यदुवंशी परिवार, ये सुनकर पार्थ का दिल उछल पड़ा। उसे आखिरकार यदुवंशी परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों से मिलने का मौका मिल गया था। कन्नौज नगर का यदुवंशी परिवार बेहद शक्तिशाली है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपके लिए उस लड़की को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार कन्नौज नगर के यदुवंशी परिवार के पास एक पूर्ण पारिवारिक वृक्ष है, जिसमें सभी सदस्यों की जानकारी मौजूद होती है। इससे उस व्यक्ति को ढूंढना आसान हो जाएगा। श्रीदेव काका ने बात करना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पार्थ उनकी बात सुनकर थोड़ा हिल गया था। अब आगे की कहानी। हाँ, ये सही है। मैं एक पशु प्रशिक्षक हूँ। पार्थ ने कुछ देर सोचने के बाद अपना सिर हिला दिया। पार्थ ने बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया और बेशर्मी से इस उपाधि को धारण कर लिया। श्रीदेव काका और उपस्थित भीड़ पहले से ही काफी हद तक विश्वास कर चुकी थी कि वो एक पशु प्रशिक्षक था। आखिरकार उन्होंने पार्थ को व्यक्तिगत रूप से नीले अब्बाबिल को नियंत्रित करते और देवनाथ को मारते हुए देखा था, जो 7वें सितारे का योद्धा था। लेकिन काले रंग की पोशाक पहने धर्मेंद्र यदुवंशी ने संदेह पैदा करते हुए कहा, ये गंवार लड़का अचानक एक सम्मानित पशु प्रशिक्षक कैसे बन गया? ये बहुत अविश्वसनीय है। अवध साम्राज्य बहुत बड़ा था और इतनी विशाल साम्राज्य में यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में उड़ने वाले जानवरों की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि पृथ्वी मंडल का कोई योद्धा भी हजारों मील लंबी यात्रा के बाद थक जाएगा। इसलिए प्रत्येक विशेषज्ञ के पास उड़ने वाला पालतू जानवर मौजूद था। सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति के पास भी 4 पंखों वाला रक्त तेंदुआ था, जिसका उपयोग युद्ध और यात्रा दोनों में किया जा सकता था। कुल मिलाकर अवध साम्राज्य में उड़ने वाले पालतू जानवर दुर्लभ थे और कुछ ही जगहों पर पाए जाते थे। इसका मतलब ये था कि अवध साम्राज्य में पशु प्रशिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उनका काफी सामान भी होता था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसे विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम थी, सरनी विशेषज्ञों और औषधि विशेषज्ञों से भी कम। इसलिए जब पार्थ ने इस बात की पुष्टि की कि वो एक पशु प्रशिक्षक था, तो श्रीदेव काका की आंखें उत्साह से चमक उठीं। तो आप एक पशु प्रशिक्षक हैं, तभी आपके पास इतनी प्यारी बिल्ली और उड़ने वाला पालतू जानवर है। नेत्रा यदुवंशी की चमकती हुई आंखों की जोड़ी पार्थ को निहार रही थी। तीनों में से केवल धर्मेंद्र यदुवंशी की अभिव्यक्ति ही थोड़ी मंद और संदिग्ध थी। सामान्य परिस्थिति में वो भी इस बात पर विश्वास कर लेता, लेकिन वो पहले से ही पार्थ को नापसंद करता था, इसलिए वो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। श्रीदेव काका, नेत्र, मैंने कभी भी इतने कम उम्र के पशु प्रशिक्षक के बारे में कभी नहीं सुना। धर्मेंद्र यदुवंशी ने अभी भी संदेह से पूछा। धर्मेंद्र, किसी का अनादर नहीं करते। श्रीदेव काका ने धर्मेंद्र यदुवंशी को डांटा और फालतू की बात करने से मना कर दिया। छोटे परिवारों के पास पशु प्रशिक्षक नहीं होते थे और विशेषज्ञों की कमी के कारण उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था। उदाहरण के लिए नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार में कुछ छोटे स्तर के पशु प्रशिक्षक थे, जो उनके पालतू जानवरों के भोजन और उपचार का ध्यान रखते थे, लेकिन उनके लिए राक्षसी जानवरों को वश में करना बेहद कठिन था। पहले नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार के पास भी एक पेशेवर पशु प्रशिक्षक था, लेकिन वो लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहा और जल्द ही अन्य परिवारों ने उसे ज्यादा कीमत देकर अपने पास बुला लिया था। मुझे किसी के सामने अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। पार्थ ने धर्मेंद्र यदुवंशी की ओर देखा। उनके शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मियाओ मियाओ, छोटी बिल्ली ने भी अपना सिर हिलाते हुए पंजे लहरा दिए, मानो कह रही हो कि उसका मालिक बिल्कुल सही कह रहा था। ये देखकर श्रीदेव काका और नेत्रा यदुवंशी को उसकी बात पर और भी अधिक विश्वास हो गया।
हालांकि धर्मेंद्र यदुवंशी अभी भी थोड़ा संदिग्ध था, लेकिन उसने मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर पार्थ पशु प्रशिक्षक नहीं होता तो वो अपनी छठवें सितारे की मामूली साधना के साथ सातवें सितारे के अबाबिल का मालिक कैसे बन सकता था। बड़े भाई, क्या हमारा सौदा अब भी वैध है? नेत्रा यदुवंशी ने अपनी आंखों में के भाव लाते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर श्रीदेव काका भी मुस्कुरा दिए। हमारे वादे के अनुसार अगर बिल्ली हमारे साथ जाने का विकल्प चुनती है तो आप उसे नहीं रोकेंगे। बेशक हमारा सौदा अभी भी वैध है, लेकिन एक पशु प्रशिक्षक से उसके पालतू जानवर को दूर करना आसान नहीं है। इतना कहकर पार्थ मंद मंद मुस्कुराया। मियाओ मियाओ। छोटी बिल्ली तुरंत उछलकर पार्थ के कंधे पर चली गई और फिर उसने प्यार से अपनी पूंछ हिलाई। उसने नेत्रा यदुवंशी के सभी लुभाने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इस परिणाम ने श्रीदेव काका को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। अगर छोटी बिल्ली को इतनी आसानी से पार्थ से दूर किया जा सकता तो पार्थ की पशु प्रशिक्षक की उपाधि धूमिल हो जाती। श्रीदेव काका ने आप भरते हुए सुझाव दिया। ये कैसा रहेगा? नेत्रा को बिल्ली के साथ 100 दिन बिताने का मौका दें। वैसे भी आप एक पशु प्रशिक्षक हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई परेशानी होगी। बेशक मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन 100 दिन का समय। पार्थ जानबूझकर थोड़ा झिझक रहा था। अभी तक उसका कोई भी काम पूरा नहीं हुआ था। हे, आप यदुवंशी परिवार की किसी लड़की को ढूंढ रहे थे ना? हमारा गंतव्य 7 पार्श्व परिवारों में से एक कनौज नगर का यदुवंशी परिवार है। श्रीदेव काका ने बात करना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पार्थ उनकी बात सुनकर थोड़ा हिल गया था। श्रीदेव काका वेगधारिणी नौका पर हुई बातचीत से पहले ही जान गए थे कि पार्थ किसी महिला की तलाश कर रहा था। ठीक है, पार्थ ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। ये सुनकर नेत्रा यदुवंशी खुशी से उछल पड़ी और फिर छोटी बिल्ली को अपनी बाहों में लेकर खेलने लगी। श्रीदेव काका ने भी एक सांस छोड़ी। अगर वो किसी पेशेवर पशु प्रशिक्षक के साथ संबंध बना सकते हैं तो ये नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पार्थ और छोटी चोर बिल्ली एक दूसरे की ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में अलग ही भाव थे। जिस समय पार्थ ने पशु प्रशिक्षक की उपाधि धारण की थी, तभी उसने श्रीदेव काका और उनके परिवार की मदद प्राप्त करने के लिए इस पहचान का उपयोग करने पर विचार कर लिया था। लेकिन ये तो पार्थ की सोच से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और अब उसे यदुवंशी परिवार के 7 पार्श्व परिवारों में से एक में प्रवेश करने का मौका भी मिला रहा था। ये उसके लिए उस महिला को खोजने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता था। इस वजह से पार्थ ने छोटी बिल्ली को उसकी मदद के लिए 100 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर देने का वादा भी कर लिया था। यदि छोटी बिल्ली इस बात के लिए राजी नहीं होती तो शायद पार्थ इतनी आसानी से यदुवंशी परिवार के करीब नहीं पहुंच पाता और फिर किसी बाहरी व्यक्ति का परिवार के किसी सदस्य के बारे में जानकारी इकट्ठी करना केवल संदेह पैदा करता। उसी समय पार्थ ने अपने दिल में शिकायत की। गुरुदेव, आपने मुझे जो जानकारी दी है वो बहुत कम है। यदुवंशी नाम के सैकड़ों परिवार हैं और मधुलिका नाम के अनगिनत लोग भी हैं। वास्तव में पार्थ ने शीर्ष आचार्य को गलत तरीके से दोषी ठहरा रहा था, लेकिन शीर्ष आचार्य कभी भी अवध साम्राज्य में नहीं आए थे, इसलिए वे उस महिला के बारे में ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी भी नहीं जानते थी। इसके अलावा उनके बीच का संबंध भी काफी समय पहले ही समाप्त हो गया था। शीर्ष आचार्य का असली उद्देश्य पार्थ को संरक्षण प्रदान करना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्हें गढ़वाल क्षेत्र के मामले में मदद मिलने की बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी। गंगा नदी को पार करने के बाद पार्थ और श्रीदेव काका और बाकी लोग आधिकारिक तौर पर एक समझौते से बंध गए थे। हालांकि श्रीदेव काका शाखा परिवार के एक सदस्य थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा बार गंगा नदी को पार नहीं किया था। नैमिषारण्य का यदुवंशी परिवार हर 3 साल में
एक या दो प्रतिभाओं को आगे के प्रशिक्षण के लिए पार्श्व परिवार में भेजा जाता है। श्रीदेव काका ने इस प्रक्रिया को नहीं छुपाया। पार्थ भी उनके कहने का मतलब समझ गया। ये एक तरह से सिफारिश की तरह था, ठीक वैसे ही जैसे उसे और रेशमा को उत्तरकाशी के हिमगिरी गुरुकुल में भेजा गया था। उस समय आगे के प्रशिक्षण के लिए उसकी और रेशमा की सिफारिश की गई थी, लेकिन आगे चलकर वे अलग अलग रास्तों पर चले गए थे। नेत्रा यदुवंशी और धर्मेंद्र यदुवंशी दोनों की भी सिफारिश की गई थी। क्या उन दोनों की स्थिति भी पार्थ और रेशमा के समान थी? इसके अतिरिक्त पार्थ बता सकता था कि नेत्रा यदुवंशी की प्रतिभा धर्मेंद्र यदुवंशी से कहीं अधिक थी, जिसका अर्थ है कि दोनों का जीवन पूरी तरह से अलग होगा। भले ही धर्मेंद्र यदुवंशी की क्षमता ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन ये केवल दक्ष के बराबर ही थी। तभी श्रीदेव काका ने अपने आध्यात्मिक पशु थैले पर हल्के से थप्पड़ मारा और तुरंत ही एक बड़ा चील दिखाई दिया, जिसके पंखों का फैलाव 10 गज के करीब था। पार्थ के पास कोई आध्यात्मिक पशु थैला नहीं था, इसलिए वो केवल ईर्ष्या से उन्हें देख सकता था। आइए, श्रीदेव काका ने चील को सहलाया और अपने समूह को उनके साथ चलने के लिए कहा। ये चील भी 7वें सितारे पर पहुंच गया था, लेकिन गति और दुर्लभता के मामले में ये पार्थ के अबाबिल जितना अच्छा नहीं था। लेकिन उस चील का आकार बड़ा था और इसलिए वो अधिक लोगों को ले जा सकता था। इस संबंध में अबाबिल उससे थोड़ा सा पीछे था। कन्नौज नगर गंगा नदी से बहुत दूर नहीं था। उन्हें बस कुछ मील की ही यात्रा करनी थी। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति नश्वर दुनिया की तुलना में बहुत सघन थी, इसलिए यहाँ पर हर 10 में से एक व्यक्ति आध्यात्मिक मंडल में पहुंच चुका था। कभी कभी आकाश में उड़ने वाले जानवर और पृथ्वी मंडल के कुछ विशेषज्ञ भी दिख जाते थे, और श्रीदेव काका को देखकर लगा कि ये बिल्कुल सामान्य बात थी। सामान्य महायोद्धा भी हर जगह देखे जा सकते थे, लेकिन महायोद्धा से ऊपर के विशेषज्ञ थोड़े दुर्लभ थे। जबकि शीर्ष परम योद्धा बादलों को अपने हाथों से पलट सकते थे और वे सभी अवध साम्राज्य के प्रमुख व्यक्तियों में शामिल थे। कुछ समय बाद चील एक नगर वाले क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। अवध साम्राज्य में कन्नौज एक प्रसिद्ध नगर था। यहाँ पर भी कई महत्वपूर्ण समुदाय और परिवार मौजूद थे। पार्थ के आध्यात्मिक आंख ने उस क्षेत्र का अवलोकन किया तो पाया कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी शुद्ध थी। कन्नौज नगर में यदुवंशी परिवार 3 सबसे मजबूत ताकतों में से एक है, और उसकी बागडोर भी यदुवंशी परिवार के हाथों में ही है। श्रीदेव काका पहले भी कई बार यहाँ आ चुके थे, इसलिए वे पार्थ को यहाँ की स्थिति के बारे में समझा रहे थे। वास्तव में पार्थ के आध्यात्मिक आंख ने पहले ही नगर और इसकी संरचना को देख लिया था। पूरा कन्नौज नगर सुराही के आकार का बना था और इसके अंदरूनी हिस्से में राजमहल बना था। जब चील कन्नौज नगर में प्रवेश करने वाला था, तब श्रीदेव काका और बाकी लोग शांत और सतर्क हो गए थे। कन्नौज नगर के ऊपर अर्ध पृथ्वी मंडल या महायोद्धाओं की शक्तिशाली आभा महसूस हो रही थी। इसका मतलब था कि कन्नौज नगर के अंदर बड़ी मात्रा में सैन्य अधिकारी मौजूद थे। कन्नौज नगर में प्रवेश करने का एक नियम था कि सभी उड़ने वाले बड़े जानवरों को आध्यात्मिक पशु थैले के अंदर ही रखा जाना था। उन्हें शहर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। श्रीदेव काका ने चुपचाप अपने चील को आध्यात्मिक पशु थैले में रख लिया और नगर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। जबकि पार्थ थोड़ा उदास था। उसके पास कोई आध्यात्मिक पशु थैला नहीं था और न ही वो इसे खरीद सकता था। रुको! अचानक कुछ सैनिक तेजी से उड़े और पार्थ को रोक लिया। उसके अबाबिल को एक बड़ा उड़ने वाला पालतू जानवर माना जाता था, क्योंकि ये कई गज लंबा था और ये अंदर जाकर दूसरों को परेशान कर सकता था। इस समय पार्थ के समय कई सैनिक मौजूद थे जो उड़ने वाले जानवरों पर बैठे थे और उनकी ताकत 5वें से 7वें सितारे तक थी, जिसका नेता अर्ध पृथ्वी मंडल में पहुंच गया था। अब पार्थ के पास 2 विकल्प थे। पहला, अबाबिल को नगर के बाहर छोड़ दें।
लेकिन इस विकल्प का मतलब था कि अन्य विशेषज्ञ इसे चुरा सकते हैं, जबकि दूसरा विकल्प ये था कि वो नगर के अंदर ही ना जाए। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ कन्नौज नगर में प्रवेश कर पाएगा, या फिर उसे वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? और क्या श्रीदेव काका उसकी कोई मदद नहीं करेंगे? क्या होगा पार्थ का अगला कदम? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़े, और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6262 देश विशेष सम्मान। दोस्तों, आने वाले चैप्टर्स में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो पार्थ की जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, जिससे ये कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। मुख्य बिंदु: ये पार्थ है, एक पशु प्रशिक्षक। सफर के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई थी, और अब ये हमारे साथ कन्नौज नगर में आए हैं। श्रीदेव काका ने पार्थ का परिचय कराया। राजकुमार युवान ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। उन्होंने पार्थ के पशु प्रशिक्षक होने की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। साम्राज्य में पशु प्रशिक्षकों का काफी सम्मान किया जाता था, इसलिए बहुत से लोग उनमें से एक होने का नाटक करने से बाज नहीं आते थे। इतनी कम उम्र के पशु प्रशिक्षक से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। संयोग से मेरा दो सिर वाले सिंदूर पक्षी थोड़ा बिगड़ैल स्वभाव का है। क्या पशु प्रशिक्षक पार्थ मेरी मदद कर सकते हैं? जैसे ही राजकुमार युवान की बात समाप्त हुई, उनके नीचे मौजूद दो सिरों वाला सिंदूर पक्षी जोर से चीखा और उसके शरीर से आग की लपटों की एक लहर दिखाई दी। अब आगे की कहानी। पार्थ ने आप भरते हुए कहा कि वो यहाँ पहली बार आया था और वो यहाँ के नियम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो केवल अबाबिल को नगर के बाहर ही छोड़ सकता था। उसने अबाबिल को बीच हवा में छोड़ने का फैसला किया, जिससे वो अपनी आध्यात्मिक आंख से उस पर नजर रख सके। लेकिन ठीक उसी समय श्रीदेव काका बोले, आदरणीय महोदय, अवध साम्राज्य के नियम के अनुसार पशु प्रशिक्षक को अपने पालतू जानवरों को शहर के अंदर ले जाने की अनुमति है। किसी भी दुनिया में भले ही कितने भी सख्त नियम क्यों ना हो, विशेष अधिकार वाले कुछ लोग मिल ही जाते थे। उदाहरण के लिए, जब कोई शीर्ष परम योद्धा वहां पहुंचता है, और अगर वो अपने पालतू जानवरों को अपने साथ नगर में ले जाना चाहता है, तो उसे कोई नहीं रोकता। उसके लिए यहाँ के नियम बाकियों से अलग थे। उसी तरह पशु प्रशिक्षकों को भी यहाँ पर विशेष अधिकार प्राप्त था, क्योंकि एक तो वे अवध साम्राज्य के भीतर संख्या में बेहद कम संख्या में थे, और दूसरे पशु प्रशिक्षक होने के नाते वे अपने पालतू जानवर को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते थे। इसके अलावा पशु प्रशिक्षक के पास आमतौर पर कई जानवर होते हैं, इसलिए सभी को आध्यात्मिक पशु थैले में नहीं रखा जा सकता। इसलिए हर नगर में उनके लिए अलग व्यवस्था थी। पशु प्रशिक्षक अर्ध पृथ्वी मंडल के सैनिक ने पार्थ की ओर संदेह से देखा। दूसरे सैनिकों ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। कन्नौज अवध साम्राज्य का एक विशाल नगर था, इसलिए जाहिर तौर पर नगर में कई पशु प्रशिक्षक रहते थे, लेकिन ये पशु प्रशिक्षक काफी प्रसिद्ध थे और सभी सैनिक उन्हें पहचानते थे। उनके सामने मौजूद एक आंख वाला युवक दुष्ट प्रवृत्ति का लग रहा था, फिर वो चाहे उसे कैसे भी देखें, वो कहीं से भी एक पशु प्रशिक्षक की तरह नहीं लग रहा था। हाँ, कन्नौज में एक युवा पशु प्रशिक्षक कब आ गया? जरा मैं भी तो देखूं। तभी सबको एक उत्साहित हंसी सुनाई दी। जैसे ही ये वाक्य समाप्त हुआ, दो सिर वाले पक्षी पर सवार बैंगनी रंग का कवच पहले युवक उड़ते हुए उनके सामने आ गया। राजकुमार युवान प्रणाम। राजकुमार सभी सैनिकों ने इस नवागंतुक का सम्मानजनक भाव से स्वागत किया। ये कवचधारी युवक भी अर्ध वाले पृथ्वी मंडल में था, लेकिन उसकी आभा श्रीदेव काका से भी अधिक मजबूत थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति 60% तक परिवर्तित हो चुकी है। ये देखकर पार्थ थोड़ा हिल गया था, लेकिन श्रीदेव काका ने तुरंत उस युवक को पहचान लिया। राजकुमार युवान बैंगनी कवचधारी युवक ने श्रीदेव काका का निरीक्षण किया और महसूस किया कि वे थोड़े परिचित थे। आप? श्रीदेव काका ने तुरंत उन्हें अपनी पहचान बता दी।
ओह, तो आप नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार से आए हैं। मैं तो लगभग भूल गया था। क्या आप शाखा परिवार से अपने प्रतिभाशाली शिष्यों की सिफारिश लेकर आए हैं? राजकुमार युवान को आखिरकार याद आ गया। अतीत में जब राजकुमार युवान किसी विशेष कार्य से साम्राज्य के उत्तरी हिस्से में गए थे, तब उन्होंने नैमिषारण्य की शाखा परिवार में भी एक दिन बिताया था और वहीं उन्होंने श्रीदेव काका को देखा था। इस परिचय के माध्यम से पार्थ को पता चला कि राजकुमार युवान नगर प्रमुख के भाई की पत्नी का भतीजा था और वो युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाओं में से एक था। ये पार्थ है, एक पशु प्रशिक्षक। सफर के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई थी और अब ये हमारे साथ कन्नौज नगर में आए हैं। जैसे ही राजकुमार युवान की बात समाप्त हुई, उनके नीचे मौजूद 2 सिरों वाला सिंदूर पक्षी जोर से चीखा और उसके शरीर से आग की लपटों की एक लहर दिखाई दी, जिससे राजकुमार युवान को मजबूर होकर अपने सिंदूर पक्षी की पीठ से उतरना पड़ा। सामने का नजारा देखकर पार्थ को मन ही में हंसी आ गई। ये राजकुमार युवान अच्छा अभिनेता था, जिसने उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर अपने सिंदूर पक्षी को क्रोधित कर दिया था। हर कोई देख सकता था कि उस पक्षी के क्रोधित होने का समय बहुत अजीब था। श्रीदेव का कारण बाकी लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। आखिरकार अगर पार्थ एक सच्चा पशु प्रशिक्षक था, तो वो इस तरह की रोजमर्रा की समस्याओं को आसानी से हल कर सकता था। इसके अलावा वे पार्थ की जानवरों को काबू करने की शक्तियों को देखना भी चाहते थे। जरूर, लेकिन मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता, पार्थ ने गुस्से में आग उगलती चिड़िया को देखते हुए शांति से कहा। इनाम ये सुनकर तो सभी के तोते उड़ गए। वो राजकुमार के पक्षी का इलाज करने के पैसे मांग रहा था, वो भी तब जब सभी को उसके सच्चे पशु प्रशिक्षक होने पर संदेह था। अगर आप मेरी नन्ही ज्वाला को शांत कर सकते हैं, तो मैं आपकी किसी भी आवश्यकता को पूरा कर सकता हूँ, राजकुमार युवान ने आत्मविश्वास से कहा। पार्थ ने तुरंत राजकुमार युवान को यदुवंशी परिवार की एक लड़की को खोजने में मदद करने के लिए कहा। कोई बात नहीं, राजकुमार युवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उनकी नन्ही ज्वाला उनकी खुद की इच्छा से गुस्सा हुई थी। अगर पार्थ वास्तव में उसे शांत कर सकता है, तो उसका असली कौशल सबके सामने आ जाएगा। इसके अलावा कन्नौज के यदुवंशी परिवार को भी प्रतिभाशाली पशु प्रशिक्षकों से अच्छे संबंध बनाने की जरूरत थी, इसलिए छोटी मोटी जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे 2 सिर वाले सिंदूर पक्षी की ओर चल दिया। 2 सिर वाले सिंदूर पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके शरीर से लपटों की लहर उठ गई, मानो वो पार्थ को डरा रही हो। शांत हो जाओ, शांत। पार्थ ने आगे बढ़कर 2 सिरों वाले सिंदूर पक्षी के सिर को सहलाया। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। सिंदूर पक्षी के विशाल शरीर के सामने पार्थ की आकृति किसी बौने जैसी थी, लेकिन उसने पक्षी को शांत करने के लिए इतनी सरल युक्ति का उपयोग किया था और वो पक्षी भी तुरंत शांत हो गया था। ये देखकर राजकुमार युवान भी चौंक गया और उसने तुरंत सीटी बजाई, जिससे सिंदूर पक्षी केवल थोड़ा काम पा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले ही पल पार्थ उस पक्षी के ऊपर खड़ा था। मेरी अनुमति के बिना कोई भी नन्ही ज्वाला पर सुरक्षित रूप से खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ एक पशु प्रशिक्षक ही ऐसा कर सकता है, राजकुमार युवान ने मन ही मन सोचा। जब पार्थ और छोटी बिल्ली पक्षी के ऊपर थे, तब राजकुमार युवान भी आग की लपटों में घिरी चिड़िया के पास खड़े थे और उन्होंने पाया कि उनकी नन्ही ज्वाला कांप रही थी। मियाओ मियाओ, छोटी बिल्ली ने पार्थ की हरकत की नकल की और अपना पंजा नन्ही ज्वाला के सिर पर थपथपाया, मानो कह रही हो, शांत हो जा मुनिया, शांत हो जा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर राजकुमार युवान, श्रीदेव काका और बाकी लोगों के भाव अजीब हो गए थे। विशेष रूप से राजकुमार युवान का चेहरा गुस्से से फड़क रहा था।
उसकी नन्ही ज्वाला का स्वभाव काफी उग्र था और वो इतना अपमानित कभी नहीं हुई थी। उस छोटी सी बिल्ली ने उसकी नन्ही ज्वाला के साथ खेलने का साहस कैसे किया? हालांकि राजकुमार युवान थोड़ा नाराज था, फिर भी वो विनम्र बना रहा। प्रशिक्षक पार्थ वास्तव में जानवरों के साथ संवाद करने में सक्षम है। जब मैं परिवार में लौटूंगा तो आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जी, पार्थ ने एक सच्चे पशु प्रशिक्षक की तरह अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने जिस तरह का व्यवहार किया था, उससे राजकुमार युवान और बाकी लोग सावधान हो गए थे। यहाँ तक कि कन्नौज के यदुवंशी परिवार के लिए भी पशु प्रशिक्षकों को खोजना आसान नहीं था। बाद में राजकुमार युवान के नेतृत्व में सभी लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ गए और पार्थ को अपने अबाबिल को साथ ले जाने से किसी ने नहीं रोका। अब उसके पशु प्रशिक्षक की उपाधि को मान्यता मिल गई थी, इसलिए वो इस विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता था। पशु प्रशिक्षक न केवल अपने पालतू जानवरों को नियंत्रित कर सकते थे, बल्कि आसपास के अन्य पालतू जानवरों को भी शांत रख सकते थे। जल्द ही पार्थ और बाकी लोगों ने मेहमानों के रूप में कन्नौज नगर के यदुवंशी परिवार में प्रवेश किया। पार्थ के कारण श्रीदेव काका और बाकी दोनों को भी बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। यहाँ तक कि यदुवंशी परिवार ने पार्थ की सेवा के लिए पृथ्वी मंडल में एक बुजुर्ग को भी भेजा था। उस बुजुर्ग ने पार्थ को यदुवंशी परिवार का विशेष अतिथि बनने पर बधाई दी और उसे प्रथम श्रेणी की सुविधाएं देने का वादा किया। प्रथम श्रेणी की सुविधाएं सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों को ही प्राप्त होता था। इस प्रथम श्रेणी की सुविधाएं को प्राप्त करने वाले महत्वपूर्ण लोग आमतौर पर महायोद्धा या उच्चतर स्तर के साधक थे। क्या आप मुझे विचार करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? पार्थ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तुरंत सहमत नहीं हुआ। अभी उसका सबसे महत्वपूर्ण काम अपने गुरुवार द्वारा दिए गए अभियान को पूरा करना था। उसे ये भी याद था कि पत्र मिलने पर वो महिला उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी। लेकिन अगर शीर्ष आचार्य को पता होता कि पार्थ अवध साम्राज्य में पहुंचते ही एक प्रमुख परिवार का प्रथम श्रेणी का अतिथि बन जाएगा, तो शायद वो उसे कोई पत्र ही नहीं देते। शीर्ष आचार्य का इरादा पार्थ को अवध साम्राज्य में बसाना था और ये पत्र उसकी मदद कर सकता था। लेकिन प्रथम श्रेणी का अतिथि बनने से उसे शीर्ष प्रतिभाओं से भी बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती। पार्थ के नकली पशु प्रशिक्षक शीर्षक के कारण मिल रही सुविधाएं उम्मीद से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि पार्थ को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जाहिर है, पार्थ अपने गुरुवार के असली इरादों को नहीं जानता था, इसलिए वो केवल उनके दिए पत्र को उसके सच्चे मालिक तक पहुंचाने के बारे में ही सोच रहा था। ये कन्नौज अतिथि पत्र है। इसके साथ आप कन्नौज के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश कर सकते हैं। पार्थ की प्रतिक्रिया से पृथ्वी मंडल के बुजुर्ग हैरान या दुखी नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने पार्थ को एक पत्र दे दिया। कन्नौज अतिथि पत्र श्रीदेव काका आह भरे बिना नहीं रह सके। अब वे थोड़े ईर्ष्यालु हो रहे थे। अवध साम्राज्य में पशु प्रशिक्षक बहुत दुर्लभ थे, इसलिए उनको मिलने वाली सुविधाएं सामान्य विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा थी। ये कन्नौज अतिथि पत्र पार्थ की विशेष अतिथि पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। इस पत्र के साथ कन्नौज में पार्थ को काफी आसानी हो जाएगी। पार्थ से चर्चा समाप्त करने के बाद बुजुर्ग ने श्रीदेव काका और बाकी दोनों की तरफ रुख किया। तुम दोनों मेरे पास आओ। बुजुर्ग ने नेत्रा और धर्मेंद्र यदुवंशी को हल्के से देखा और उदासीनता से कहा, नेत्रा जाओ। श्रीदेव काका उम्मीद और घबराहट से भरे हुए थे। पृथ्वी मंडल के बुजुर्ग ने कोई परीक्षण यंत्र नहीं निकाला। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और नेत्रा यदुवंशी की नब्ज की जांच करने लगे। रक्तरेखा शक्ति, इस बच्ची में हमारे यदुवंशी परिवार के पूर्वज का खून है, बुजुर्ग ने खुश होते हुए कहा। इस समय नेत्रा यदुवंशी की त्वचा पर पन्ने की तरह हरे रंग का खून दिखाई दे रहा था। अवध साम्राज्य में भी रक्तरेखा शक्ति होना दुर्लभ घटना थी। इसके अलावा नेत्रा यदुवंशी के शरीर में
यदुवंशी परिवार के पूर्वजों का खून था। इस घटना ने यदुवंशी परिवार के उच्च अधिकारियों को उत्साहित कर दिया। इस तरह से नेत्रा यदुवंशी और धर्मेंद्र यदुवंशी कन्नौज के यदुवंशी परिवार में प्रवेश करने में सफल हो गए थे और उन्हें अपनी क्षमता को तेजी से विकसित करने का अवसर मिलेगा। उस रात पार्थ यदुवंशी परिवार के एक अतिथि कक्ष में रुका था। राजकुमार युवान ने पार्थ को एक पुस्तिका भी सौंपी जिसमें सदस्यों की सूची थी। पुस्तिका पर मधुलिका नाम के सभी लोगों का जिक्र था। पार्थ राजकुमार युवान की दक्षता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि कन्नौज नगर प्रमुख की बेटी का नाम भी मधुलिका है। राजकुमार युवान ने कुछ समय तक झिझकने के बाद कहा। ओह, लेकिन पार्थ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते थे। जरूरी बात यह है कि राजकुमारी मधुलिका प्रतियोगिता के माध्यम से अपने लिए पति ढूंढ रही है। राजकुमार युवान ने कहना जारी रखा और राजकुमारी का जिक्र करते समय उसके माथे पर पसीना आने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ मधुलिका को ढूंढ पाएगा? और कौन है ये राजकुमारी मधुलिका? कहीं ये वही मधुलिका तो नहीं जिसकी पार्थ को तलाश है? और राजकुमार युवान आखिर किस तरह की प्रतियोगिता की बात कर रहा था? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6263 कन्नौज के नगर प्रमुख से सामना। मुख्य बिंदु। हालांकि वे लोग राजकुमारी के चेहरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी आभा ने ही भीड़ के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया था। केवल आभा देखकर ही पार्थ समझ गया था कि किसी अन्य महिला की तुलना राजकुमारी मधुलिका से नहीं की जा सकती है। सहज रूप से पार्थ ने राजकुमारी के चेहरे को देखने के लिए अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया। लेकिन पार्थ को तब एक झटका लगा जब उसे पता चला कि राजकुमारी ने जो कपड़ा बांध रखा था उसमें एक रहस्यमयी शक्ति समाई हुई थी जिसने उसकी कोशिश को विफल कर दिया था। इसके अलावा ऐसा लगा जैसे मधुलिका को कुछ समझ में आ गया था, इसलिए उसने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी की नजर उस पर पड़ ही गई। आखिरकार पार्थ की एक आंखों और नीले बालों वाला रूप बेहद अनोखा था। अब आगे की कहानी। प्रतियोगिता के माध्यम से एक पति ढूंढा। पार्थ ये सुनकर अवाक रह गया। अवध साम्राज्य बहुत बड़ा था और यहाँ पर मधुलिका नाम की बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी, लेकिन ये एक संयोग था कि मधुलिका नाम की एक लड़की प्रतियोगिता के माध्यम से अपने लिए पति की तलाश कर रही थी। नगर प्रमुख की बेटी की उम्र क्या है और उनका साधना स्तर क्या है? हालांकि पार्थ को इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि वो जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा था वो राजकुमारी मधुलिका हो सकती है, फिर भी उसने ज्यादा जानकारी प्राप्त करना जरूरी समझा। तर्क के अनुसार उस महिला की साधना और उम्र शीर्ष आचार्य की तरह ही होनी चाहिए, लेकिन वो इस बारे में निश्चित नहीं था। जब कोई पृथ्वी मंडल में प्रवेश कर लेता है तो उसकी आयु की गणना नहीं की जा सकती थी। 100 से अधिक वर्ष के व्यक्ति भी 20 या 25 वर्ष के भी दिख सकते हैं। ऐसी भी प्रतिभाएं थी जिन्होंने 20 साल की उम्र में पृथ्वी मंडल में प्रवेश कर लिया था। और जब कोई पृथ्वी मंडल में प्रवेश करता है तो वे अपने रूप को स्थिर कर सकते थे, जिससे उम्र बढ़ने के बावजूद वे युवा बने रहते थे जब तक कि उनकी जीवन शक्ति समाप्त न होने लगे। इसलिए पार्थ ने कुछ बातों पर खास ध्यान दिया था। पहला, उस महिला और शीर्ष आचार्य की साधना में ज्यादा अंतर नहीं होगा। कम से कम वो शीर्ष आचार्य से कमजोर तो नहीं होगी। दूसरा, वो महिला अभी भी युवावस्था में ही होगी, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 20 वर्ष से अधिक तो होनी ही चाहिए। इसमें यात्रा के शौक जैसी कुछ और बातें भी शामिल थीं। अवध साम्राज्य से गढ़वाल क्षेत्र की दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए केवल यात्रा पसंद करने वाले लोग ही किसी महान साम्राज्य को छोड़कर गढ़वाल क्षेत्र जैसे दूर दराज जगह पर जाने के बारे में सोचेंगे।
नगर प्रमुख की बेटी बेहद रहस्यमयी है और अपना ज्यादातर समय यात्रा में बिताना पसंद करती है। उनकी साधना अर्ध पृथ्वी मंडल में पहुंच गई होगी। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, शायद 20 से कम ही होगी। जहां तक उनकी शक्ल की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो बदसूरत है। राजकुमार युवान ने अनिश्चितता से कहा, आप भी तो कन्नौज के यदुवंशी परिवार के सदस्य हैं, फिर भी आप उनकी उम्र या रूप रंग के बारे में नहीं जानते। पार्थ ने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो असामान्य था। उसके अनुमान के अनुसार राजकुमारी मधुलिका वो महिला हो सकती है जिसकी उसे तलाश थी। पार्थ की बात सुनकर राजकुमार युवान कड़वाहट से मुस्कुराया। न केवल नगर प्रमुख की बेटी रहस्यमयी है, बल्कि उनकी माँ भी वैसी ही थी। नगर प्रमुख से विवाह होने के बाद भी वो अक्सर बाहर ही रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन नगर प्रमुख उन्हें कभी नहीं भूल पाए और तब से उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला किया है। ये सुनकर पार्थ की भौहें टेढ़ी हो गईं। नगर प्रमुख की बेटी बहुत रहस्यमयी थी। उसके बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी नहीं थी। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। यदि प्रशिक्षक पार्थ राजकुमारी में रुचि रखते हैं, तो आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर 25 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति उन्हें हराने की क्षमता रखता है, तो वो नगर प्रमुख के दामाद बन सकता है। राजकुमार युवान ने सवालिया लहजे में कहा। ये सुनते ही पार्थ ने अपना सिर हिला दिया। प्रतियोगिता में भाग लेना, इसमें उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वो इस लड़की से एक बार मिलना जरूर चाहता था। आखिरकार वो भी पार्थ की सूची में शामिल थी, इसलिए बिना पूरी जांच किए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था। इसके बाद पार्थ ने पुस्तिका को पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तिका में हर उस महिला की जानकारी मौजूद थी जिनका का नाम मधुलिका था और वे 15 से लेकर 100 वर्ष के बीच थी। ये सभी महिलाएं यदुवंशी परिवार से संबंधित थी, लेकिन सभी एक दूसरे से काफी अलग थी। पार्थ ने सूची का निरीक्षण करना शुरू किया तो केवल 10 ही महिलाएं ऐसी मिली जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती थी, और इन 10 में से भी केवल 2 ही पृथ्वी मंडल में पहुंची थी और अन्य सभी अर्ध पृथ्वी मंडल में थे। ये दोनों वास्तव में असामान्य हैं। इनमें से एक संगीत तलवार महल की प्रमुख है और दूसरी साम्राज्ञी है। पार्थ ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। एक सम्राट, 3 संप्रदाय, 4 परिवार। संगीत तलवार महल की प्रमुख और साम्राज्ञी दोनों ही 8 महान सेनाओं में शामिल थी। इसके अलावा उनकी उम्र और साधना सभी आवश्यकताओं के अनुरूप थी। पार्थ ने अपने ललाट की मालिश करते हुए एक सांस छोड़ी। उसके अभियान को आखिरकार एक रास्ता मिल गया था। संगीत तलवार महल की देवी मधु और साम्राज्ञी मधु के अलावा दूसरों से मिलना बहुत कठिन नहीं था। पार्थ ने पूरी सूची और जानकारी को अपने दिमाग में दर्ज किया और फिर आराम करने चला गया। गढ़वाल क्षेत्र से अवध साम्राज्य तक की यात्रा में उसकी साधना ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसकी नींव बेहद स्थिर थी। 7वें सितारे के विभिन्न चरणों को पार करना बेहद कठिन था और हर कदम के लिए अनगिनत प्रयास की आवश्यकता थी। अगर पार्थ ने गठबंधन प्रतियोगिता में प्राथमिक पृथ्वी वट्टी नहीं खाई होती, तो उसे सामान्य परिस्थितियों में 7वें सितारे तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते। जबकि आत्मा मोहर को नष्ट के बाद पार्थ की साधना 6ठे सितारे पर गिर गई थी, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। अब पार्थ एक महान साम्राज्य की पवित्र साधना भूमि पर पहुंच गया था, जहां के आध्यात्मिक ऊर्जा और संसाधन कहीं बेहतर थे, और इस प्रकार उसकी साधना की गति निश्चित रूप से गढ़वाल क्षेत्र से कई गुना अधिक होगी। रात को चुपचाप साधना करने के बाद दूसरे दिन पार्थ सबसे पहले श्रीदेव काका का अभिवादन करने गया। इस समय श्रीदेव काका ने चेहरा गर्व से चमक रहा था। आखिरकार उनके शाखा परिवार में एक औरत का जन्म हुआ था जिसके पास यदुवंशी परिवार की रक्त रेखा शक्ति थी। नेत्रा यदुवंशी
ने जब पार्थ को देखा तो वो तुरंत उसके पास आ गई और छोटी बिल्ली के साथ खेलने लगी। वो जल्द ही खुद को संभालेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद प्रशिक्षक पार्थ, नेत्रा और धर्मेंद्र का ध्यान रखेंगे। इसके बाद श्रीदेव काका कन्नौज से चले गए, लेकिन उन्होंने जाने से पहले पार्थ को एक चांदी का थैला सौंप दिया। ये पार्थ थोड़ा हैरान था। ये एक आध्यात्मिक पशु थैला था जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थी। ये सिर्फ एक छोटा सा आभार है। उम्मीद है आप इसे मना नहीं करेंगे, श्रीदेव काका ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि 1 लाख निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर एक बड़ी राशि थी, लेकिन ये किसी परिवार के लिए ज्यादा नहीं थी। श्रीदेव काका ने देखा था कि पार्थ को तत्काल एक आध्यात्मिक पशु थैले की आवश्यकता थी, क्योंकि अब बाबील को हमेशा अपने साथ लेकर घूमना परेशानी भरा होगा। धन्यवाद श्रीदेव काका। पार्थ ने आध्यात्मिक पशु थैला स्वीकार कर लिया। वैसे भी वो वर्तमान में आध्यात्मिक पशु थैला नहीं खरीद सकता था। पार्थ को थैले को स्वीकार करते देख श्रीदेव काका वहां से चले गए। पशु प्रशिक्षकों का हर जगह सम्मान किया जाता था, यहाँ तक कि उनके लिए परिवारों और समुदायों में लड़ाई भी हो जाती थी। अगर पार्थ कन्नौज नगर में रुकता है तो उसे यहाँ पर यदुवंशी परिवार के मेहमान के रूप में सम्मान दिया जाएगा और इस तरह से वो नेत्रा और धर्मेंद्र यदुवंशी की देखभाल करने में कामयाब हो जाएंगे। पार्थ श्रीदेव काका के इरादे को समझ गए, इसलिए उसने आध्यात्मिक पशु थैले को लेने से मना नहीं किया। आध्यात्मिक पशु थैला जानवरों को रखने के काम आता है और इसके लिए इसमें एक उच्च श्रेणी की सरणी का उपयोग किया गया था। भंडारण कंगन और आध्यात्मिक पशु थैले के बीच सिर्फ इतना अंतर था कि आध्यात्मिक पशु थैले में जीवित वस्तुओं को रखा जा सकता था, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी था। आध्यात्मिक पशु थैले में ज्यादा जगह होती थी, लेकिन ये स्थिर नहीं था और आमतौर पर केवल 10 वर्षों तक ही उपयोग किया जा सकता था। पार्थ के भंडारण कंगन के अंदर केवल 1 मीटर घन जगह थी, लेकिन उसके अंदर की जगह बेहद स्थिर थी। इसे सैकड़ों वर्षों से लेकर हजारों वर्षों तक बिना किसी परेशानी के उपयोग किया जा सकता था। लेकिन छोटी बिल्ली इतने लंबे समय तक भंडारण कंगन के अंदर क्यों रह पाती थी और फिर अपनी मर्जी से बाहर निकल सकती थी? पार्थ को इस बारे में पता नहीं था। चूंकि अब उसके पास एक आध्यात्मिक पशु थैला था, इसलिए पार्थ ने अबाबिल को अंदर रखा और फिर छोटी बिल्ली को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद छोटी बिल्ली कुछ आध्यात्मिक पत्थर लेने के अलावा खुद से भी बड़ी शराब की बोतल लेकर आध्यात्मिक पशु थैले में चली गई। ये शराब की बोतल 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि से मिली थी और ये अपने आप शराब बना सकती थी, लेकिन पार्थ ज्यादा शराब नहीं पीता था, इसलिए ये छोटी बिल्ली के पास चला गया। वाह गुरुवार, मजा आ गया। आध्यात्मिक पशु थैला में उत्साह से कूदने से पहले छोटी बिल्ली ने पार्थ के चेहरे से चिपककर उसे प्यारी सी झपी दी। आध्यात्मिक पालतू थैले के अंदर 10 गज जगह मौजूद थी और अब अबाबिल और छोटी बिल्ली इसमें एक साथ रहने लगे थे, लेकिन अबाबिल को बिल्ली से काफी डर लगता था। पालतू जानवरों को थैले में भेजने के बाद पार्थ अतिथि भवन से बाहर चला गया। उसके हाथों में कन्नौज अतिथि पत्र मौजूद था, इसलिए वो कन्नौज के अंदर कहीं भी जा सकता था। वहां उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अतिथि होने की वजह से पार्थ की हरकतों ने तुरंत यदुवंशी परिवार का ध्यान खींचा और उन्होंने कुछ लोगों को उसका नेतृत्व करने और गुप्त रूप से उसकी रक्षा के लिए भेज दिया। जब पार्थ ने इस बात पर ध्यान दिया तो वो राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। यदि उसे वो पत्र नहीं पहुंचाना होता तो उसे कुछ समय के लिए कन्नौज नगर में रहने में कोई आपत्ति नहीं होती। प्रशिक्षक पार्थ, क्या आप प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं? अचानक राजकुमार युवान ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। वो पार्थ के इरादे को जानता था। राजकुमारी का नाम भी मधुलिका था और वो बेहद रहस्यमयी थी, इसलिए पार्थ उस पर जरूर ध्यान केंद्रित करेगा। नहीं,
मैं तो बस तमाशा देखने जा रहा हूँ। पार्थ उसकी बात सुनकर कुछ अवाक हो गया था। राजकुमार युवान मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे लोग प्रतियोगिता स्थल में पहुंच गए। नगर प्रमुख के महल के सामने एक बड़ा मंच बना था, जिसमें लाल रंग की सरणी बनी थी, जो 500 गज के क्षेत्र में फैली हुई थी। मंच के पास दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया था, जहां पर हजारों लोग मौजूद थे, जो उत्साह के कारण चिल्ला रहे थे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुल 7 दिन दिया गया था, और आज आखिरी दिन है। पूरे कन्नौज नगर में कोई भी पुरुष राजकुमारी का मुकाबला नहीं कर पाया है। राजकुमारी मधुलिका वास्तव में महान है। कोई भी उनके 3 से ज्यादा हमलों का सामना नहीं कर पा रहा है। दर्शक दीर्घा में इस समय चर्चा का दौर जारी था। इस समय नगर प्रमुख की रहस्यमयी बेटी सफेद पोशाक पहने मंच पर खड़ी थी। वो किसी देवी की तरह लग रही थी, और उसका शरीर किसी खूबसूरत नक्काशी की तरह था। उसने अपने चेहरे पर एक अर्धपारदर्शी कपड़ा बांध रखा था, जिससे केवल उसकी झील सी गहरी आंखें ही दिखाई दे रही थी, और उन आंखों से भीड़ को एक अविश्वसनीय शांति महसूस हो रही थी। हालांकि वे लोग राजकुमारी के चेहरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी आभा ने ही भीड़ के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया था। केवल आभा देखकर ही पार्थ समझ गया था कि किसी अन्य महिला की तुलना राजकुमारी मधुलिका से नहीं की जा सकती है। सहज रूप से पार्थ ने राजकुमारी के चेहरे को देखने के लिए अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया। लेकिन पार्थ को तब एक झटका लगा, जब उसे पता चला कि राजकुमारी ने जो कपड़ा बांध रखा था, उसमें एक रहस्यमयी शक्ति समाई हुई थी, जिसने उसकी कोशिश को विफल कर दिया था। इसके अलावा ऐसा लगा जैसे मधुलिका को कुछ समझ में आ गया था, इसलिए उसने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी की नजर उस पर पड़ ही गई। आखिरकार पार्थ की एक आंखों और नीले बालों वाला रूप बेहद अनोखा था। क्योंकि राजकुमार युवान भी पार्थ के साथ आगे बढ़ रहा था, इसलिए पार्थ भी तुरंत नगर प्रमुख की तरफ चला गया। प्रणाम काका। श्री राजकुमार युवान यदुवंशी परिवार के मुखिया की भाभी का भतीजा था, इसलिए वो पार्थ का परिचय देते हुए नगर प्रमुख का अभिवादन करने गया था। प्रणाम। नगर प्रमुख ने हल्के से सिर हिलाया और पार्थ पर एक नजर डाली। पार्थ ने तुरंत किसी विशाल पर्वत के बराबर दबाव महसूस किया। नगर प्रमुख की एक हल्की नजर ने ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति को लगभग चकनाचूर ही कर दिया था। नगर प्रमुख कम से कम परम योद्धा या शायद इससे भी ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। ये निश्चित है कि 13 कबीलों में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और शांति से नगर प्रमुख का अभिवादन करने के लिए झुक गया। नगर प्रमुख ने चेहरे पर प्रशंसा के भावों के साथ कहा, किसी ने सच ही कहा है कि आज के युवा कल के सच्चे नायक बनते हैं। इतने युवा पशु प्रशिक्षक से मिलना वास्तव में दुर्लभ है। पार्थ उनकी बात का केवल सम्मानपूर्वक उत्तर दे सकता था। उसे यकीन था कि नगर प्रमुख ने देख लिया था कि उसका मानसिक ऊर्जा स्रोत दूसरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, और यहाँ तक कि उन्हें उसकी रक्त रेखा शक्ति का भी पता चल गया होगा। तुम निश्चित रूप से यहाँ प्रतियोगिता के लिए ही आए हो, है ना? कन्नौज नगर प्रमुख ने मुस्कान से भरे चेहरे के साथ कहा। ये सुनते ही पार्थ को हिचकी आ गई और वो लगभग गिर पड़ा। तो क्या होगा आगे? ये क्या हो रहा है? और आखिर पार्थ किस मुसीबत में फंस गया है? अब वो क्या करेगा? क्या वो नगर प्रमुख की बात से इनकार कर देगा, या फिर उनकी बात मानकर प्रतियोगिता में शामिल हो जाएगा? और क्या पार्थ का फैसला उसके लिए ही घातक साबित हो जाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें, और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6264 मुझे निराश मत करो। मुख्य बिंदु। अचानक उनकी नजर नीले बालों वाले युवक पर पड़ गई। जिस क्षण से मैंने तुम्हें देखा था, मुझे पता चल गया था कि हम एक परिवार बनने वाले हैं।
मुझे निराश मत करो, ये कहकर नगर प्रमुख के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। पार्थ अपने दिल में बड़बड़ाया, कौन तुम्हारे परिवार में शामिल होना चाहता है? लेकिन भीड़ की निगाहों के बीच वो नगर प्रमुख के अनुरोध का विरोध नहीं कर सका। ठीक है, मैं वैसे भी उसे नहीं हरा सकता। मुझे बस ये पता करना है कि वो वही है या नहीं। अब आगे की कहानी। तुम निश्चित रूप से यहाँ प्रतियोगिता के लिए ही आए हो, है ना? कन्नौज के नगर प्रमुख का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, जिससे पार्थ का दिल धड़क उठा। उसे जिस बात का डर था, आखिर में वही हो गया। नगर प्रमुख निश्चित थे कि पार्थ यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ही आया था। अब अगर पार्थ ने उनकी बात से इनकार करता है तो ये नगर प्रमुख के लिए बहुत बड़े अपमान की बात होगी। कन्नौज के यदुवंशी परिवार में नगर प्रमुख निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। ऐसे में उनका अपना करना पूरे यदुवंशी परिवार और कन्नौज का अपमान करने जैसा होगा। हे काकाश्री की नजरें वास्तव में तेज हैं। पार्थ भाई वास्तव में रुचि रखते हैं। राजकुमार युवान ने पार्थ की तरफ देखते हुए उसे कुछ इशारा किया। इतने बड़े मौके पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो नगर प्रमुख का अपमान करे। ऐसा करना पूरे कन्नौज और यदुवंशी परिवार को नाराज करने जैसा होगा। पार्थ ने अपने मन में आह भरी। उसे लग रहा था कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची गई थी, लेकिन इस समय वो केवल अपना सिर हिलाकर सहमति दे सकता था। मुझे थोड़ी दिलचस्पी तो है, लेकिन मैं बस ये देखना चाहता था कि राजकुमारी कैसी दिखती है। जहां तक मुकाबले की बात है तो मैं राजकुमारी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने नगर प्रमुख की बात का मान रख लिया कि वो केवल राजकुमारी के रूप को देखना चाहता था। इसके अलावा उसके अंतिम वाक्य ने उसे एक कदम पीछे भी कर दिया। मुझे लगता है कि तुम राजकुमारी के योग्य हो। आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन है, इसलिए इसके बाद तुम लड़ने जा रहे हो, ठीक है? नगर प्रमुख ने मुस्कुरा कर पूछा। ये सुनकर तो पार्थ लगभग बेहोश हो गया। ये नगर प्रमुख उसे जाने क्यों नहीं दे रहे? पार्थ की हालत देखकर राजकुमार युवान मन ही मन हंसा और पार्थ को लेकर दर्शक दीर्घा में चला गया। मुकाबला देखने के दौरान पार्थ का चेहरा थोड़ा अजीब था, और दूसरी तरफ कन्नौज के नगर प्रमुख के होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। इतनी कम उम्र में पशु प्रशिक्षक बनने के अलावा इस लड़के के पास मानसिक ऊर्जा और प्राचीन रक्त रेखा भी है। मैं ऐसी प्रतिभा को कैसे जाने दे सकता हूँ? बस इतना ही था। जब नगर प्रमुख ने पार्थ को देखा था, वैसे ही उन्होंने उसकी क्षमता का पता लगा लिया था। नगर प्रमुख की साधना अथाह थी और उनके पास भी एक रक्त रेखा शक्ति थी, इसलिए वो पार्थ की रक्त रेखा को बड़ी आसानी से समझ सकते थे। अवध साम्राज्य में लगभग हर बड़े परिवार के पास रक्त रेखा शक्ति मौजूद थी, और इन रक्त रेखाओं को संरक्षित करने के लिए वे लोग रक्त रेखा शक्ति वाले जीवन साथी का चुनाव करना पसंद करते थे। रक्त रेखा शक्ति वाले साधक विशिष्ट साधक की श्रेणी में आते थे, जो सामान्य लोगों से कहीं आगे निकल सकते थे। इधर दर्शक दीर्घा में बैठा बेचारा पार्थ बेहद निराश था। अपनी बुद्धि से वो नगर प्रमुख की पूरी मंशा समझ गया था। नगर प्रमुख को मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। पार्थ ने अपने दिल में सोचा कि क्यों न इस योजना के लिए अपनी खुद की योजना बनाई जाए। उसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या नगर प्रमुख की बेटी वही महिला थी जिसे वो ढूंढ रहा था या नहीं, और हर कोई जानता था कि पार्थ अपनी छठवें सितारे की साधना के साथ शायद राजकुमारी का सामना भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर हार गया तो फिर उसे राजकुमारी से शादी भी नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर पार्थ थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। ठीक इसी समय लाल बालों वाले एक भारी भरकम पुरुष ने मंच पर कदम रखा। उसकी बाहों पर लाल रेखाएं दिखाई दे रही थी। ये खत्री परिवार का ऋतुराज खत्री है। उस लंबे चौड़े आदमी को घूरते हुए राजकुमार युवान थोड़ा हिल गया। पार्थ की दाहिनी आंख ने ऋतुराज खत्री की बाहों को देखा।
तो उसने महसूस किया कि लाल रेखाएं कोई सामान्य टैटू नहीं थीं, बल्कि रक्त रेखा शक्ति से बनी थीं। ऋतुराज खत्री कन्नौज नगर के 10 विलक्षण लोगों में से एक और खत्री परिवार का उत्तराधिकारी है। इस प्रतियोगिता में खत्री परिवार के लोग भी शामिल हो रहे हैं। मंच के बाहर दर्शक दीर्घा में चर्चा शुरू हो गई। आज 7वां और आखिरी दिन था, इसलिए आज सबसे मजबूत प्रतियोगी ही भाग ले रहे थे। ऋतुराज खत्री एक शक्तिशाली युवक था। उसकी अर्ध पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति 60% तक परिवर्तित हो गई है और उसके पास रक्तरेखा भी है। पार्थ उस व्यक्ति की ताकत को सटीक रूप से नहीं माप सका, लेकिन उसे यकीन था कि शायद पूरी ताकत लगा बाद भी उसके जीतने की संभावना कम थी। इस समय ऋतुराज खत्री मंच पर खड़ा था और उसके लाल बाल आग की लौ की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसी समय उसकी भुजाओं की लाल रेखाएं चमक उठीं। अचानक ऋतुराज खत्री की आभा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी और उससे निकलने वाली भीषण गर्मी ने दर्शकों के शरीर को पसीने से तरबतर कर दिया। माफ करना राजकुमारी, ऋतुराज खत्री का शरीर लाल रोशनी में डूबा हुआ था और वो किसी ज्वलंत दानव की तरह सफेद कपड़े पहने मधुलिका की ओर तेजी से बढ़ गया। मधुलिका की आंखें अभी भी शांत थीं और अचानक उसके हाथ में एक क्रिस्टल का कंघा दिखाई दिया। क्रिस्टल का कंघा ये देखते ही पार्थ के दिल की धड़कन रुक गई। उसे याद आया कि शीर्ष आचार्य ने उसे क्रिस्टल के कंघे का आधा हिस्सा दिया था। उसकी आंखों के सामने मौजूद क्रिस्टल के कंघे में एक अनोखी आभा थी और उससे हरे रंग की चमक दिखाई दे रही थी। अचानक हवा में हरी रोशनी की अलग अलग आकार की आकृतियां नजर आने लगीं। सीधी रेखाएं, घुमावदार, वृत्ताकार। इनमें से प्रत्येक आकृति में 7वें सितारे के योद्धा के बराबर शक्ति थी और वो किसी सामान्य शहर की दीवारों को तुरंत कुचल सकती थी। हर आकृति की शक्ति कालिंदी के तलवार इंटेंट के बराबर है और ये सभी एक ही बार में निर्मित हुई हैं। ये सोचकर पार्थ का दिल कांप उठा। मधुलिका की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने प्रतियोगिता के माध्यम से पति का चुनाव करने की हिम्मत की थी। कन्नौज की युवा पीढ़ी में किसी को ढूंढना मुश्किल था जो उसके बराबर शक्तिशाली हो। हालांकि ऋतुराज खत्री की ताकत को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अचानक उसकी ज्वलंत आभा बाहर की ओर फैल गई और उसने मधुलिका के हमले को रोक दिया। थोड़े समय में ही मधुलिका बढ़त बना ली थी, लेकिन ऋतुराज भी अभी हारने की स्थिति में नहीं पहुंचा था। ये अवध साम्राज्य की प्रतिभाओं के बीच टकराव है। इस मुकाबले को देखकर पार्थ दंग रह गया। अकेले ऋतुराज ही गढ़वाल क्षेत्र की सभी प्रतिभाओं को मात देने में सक्षम था, लेकिन इस बारे में सोचते ही उसे समझ में आ गया कि कन्नौज नगर में साधना की गति गढ़वाल क्षेत्र से कहीं अधिक थी। केवल कन्नौज का यदुवंशी परिवार ही पूरे 13 कबीलों को कुचल सकता था और यहाँ 2 अन्य परिवार भी थे जिनके पास कई शक्तिशाली प्रतिभाएं मौजूद थी। 1 दर्जन चालों का आदान प्रदान करने के बाद मधुलिका ने अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल के कंघे को लहराया और तुरंत प्रकाश की एक लंबी हरी रेखा दिखाई दी, जिसके बाहरी सिरे पर एक रहस्यमय चांदी की रोशनी निकल रही थी। एक बूम के साथ ऋतुराज खत्री उड़ते हुए दूर जा गिरा और उसके कंधे पर एक खूनी घाव दिखाई देने लगा। ये किस तरह की शक्ति है जो मेरे ज्वलंत अग्नि शरीर को इतनी आसानी से तोड़ सकती है? ऋतुराज खत्री ने पीले चेहरे के साथ खुद को जमीन से ऊपर उठा लिया। हालांकि वो कन्नौज नगर के 10 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, लेकिन वो नगर प्रमुख की बेटी का सामना नहीं कर पाया था। शुरू से लेकर अब तक कोई भी उसकी असली ताकत को नहीं जान पाया था, क्योंकि उसने कभी अपनी पूरी ताकत प्रकट ही नहीं की थी। ऋतुराज खत्री के हारने के बाद कोई भी आगे नहीं गया। मंच के बाहर दर्शक दीर्घा में मौजूद पुरुषों के चेहरे शर्म से लाल थे और वे सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कन्नौज नगर अवध साम्राज्य का एक प्रमुख शहर था और एक ऐसा स्थान था जहां असंख्य प्रतिभाएं थी, लेकिन इस समय युवा पीढ़ी के पुरुषों को
एक महिला ने कुचल दिया था। युवान भाई, आप नगर प्रमुख के दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपका उनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। फिर आप चुनौती क्यों नहीं देते? ये कहकर पार्थ ने उत्सुकता से राजकुमार युवान की ओर देखा। उसकी बात सुनकर राजकुमार युवान कड़वाहट से मुस्कराया। ऋतुराज खत्री को 10 शीर्ष प्रतिभाओं में शीर्ष 3 में शामिल है और मैं उससे कमजोर हूँ। मैं कुछ दिन पहले ही मधुलिका से हार चुका हूँ। उसकी बात सुनकर पार्थ पूरा माजरा समझ गया। राजकुमार युवान नगर प्रमुख की भाभी का भतीजा था और अगर वो राजकुमारी से शादी करने में सक्षम होता तो वो आसानी से यदुवंशी परिवार के मूल राज परिवार में शामिल हो जाता। लेकिन नगर प्रमुख की बेटी बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उसे कोई भी नहीं रोक पाया। बेशक पार्थ का भी मानना था कि वो राजकुमारी को नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि ऋतुराज खत्री भी हार गया था, जिसके पास रक्तरेखा शक्ति मौजूद थी और वो अर्ध पृथ्वी मंडल का योद्धा था, जबकि पार्थ तो अभी केवल 6वें सितारे पर था। अगले आधे दिन तक कुछ युवक कभी कभार चुनौती देने आते थे, लेकिन 1 या 2 चाल में हार जाते थे। सभी युवकों को हारते देख पार्थ के हाथों में ठंडा पसीना आ गया। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात थी नगर प्रमुख की उसके प्रति मुस्कान। सूर्यास्त का समय होने वाला था और जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। कृपया प्रतियोगिता जल्दी से समाप्त कर दें। अपने मन में ये प्रार्थना करते पार्थ को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दिन 1 साल जितना लंबा हो। मौजूदा हालात को देखते हुए अगर वो मंच पर जाता तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अंतिम चरण। प्रतियोगिता का मंच असामान्य रूप से शांत हो गया था और नगर प्रमुख की बेटी मधुलिका मंच के कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसे इस बार से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसका रवैया भी बेहद शांत था। ये देखकर नगर प्रमुख ने आप भरी। अचानक उनकी नजर नीले बालों वाले युवक पर पड़ गई। ठीक है, मैं वैसे भी उसे नहीं हरा सकता। मुझे बस ये पता करना है कि वो वही है या नहीं। ये सोचकर पार्थ की आंखें चमक उठीं और उसने मधुलिका के हाथों में मौजूद क्रिस्टल के कंघे को ध्यान से देखा। उसकी उम्र थोड़ी कम होने के अलावा उसकी साधना और शौक सभी पार्थ की आवश्यकताओं के अनुकूल थे। खासकर वो क्रिस्टल का कंघा, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पार्थ के पास था। यहाँ तक कि अगर वो वही मधुलिका नहीं थी जिसे पार्थ ढूंढ रहा था, तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। पार्थ भाई, जाओ और राजकुमारी से शादी करो, फिर जल्द ही अनगिनत लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। राजकुमार युवान ने मजाक करते हुए कहा। इसके बाद पार्थ प्रतियोगिता के मंच पर लापरवाही से चला गया। मधुलिका की आंखें भी थोड़ी रुचि के साथ पार्थ पर ठहर गई। उसी समय एक तेज आवाज सुनाई दी। ये एक युवा पशु प्रशिक्षक है, पार्थ। प्रशिक्षक पार्थ केवल नगर प्रमुख की बेटी को देखना चाहते हैं और विशेष रूप से भाग लेने के लिए आए हैं। दर्शक दीर्घा में मौजूद भीड़ तुरंत चर्चा करने लगी। इतना युवा पशु प्रशिक्षक सिर्फ राजकुमारी का चेहरा देखने के लिए भाग ले रहा है। उनकी बातें सुनकर तो पार्थ ने लगभग खून की उल्टी ही कर दी। दर्शक दीर्घा से उसके बारे में कुछ ज्यादा ही आदरपूर्ण शब्द कहे जा रहे थे। उनकी बात सुनकर यहाँ तक कि मधुलिका भी उसे अजीब तरीके से देख रही थी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या फिर उसे मिलेगी करारी हार? और क्या नगर प्रमुख सच में पार्थ को अपना दामाद बनाना चाहते हैं या फिर उनके मन में कोई और ही योजना चल रही है? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6265 दुल्हन से सामना। मुख्य बिंदु। अचानक मधुलिका की आंखों में चांदी के रंग का प्रकाश दिखाई दिया, जो एक ठंडा और शांत एहसास दे रहा था। रक्तरेखा शक्ति अचानक पार्थ के दिल की धड़कन रुक गई। क्रिस्टल के कंघे से निकलने वाली शक्ति के अलावा ये चांदी के रंग का प्रकाश अनंत अंतरिक्ष से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। रक्तरेखा शक्ति
और एक प्राचीन रक्त रेखा विरासत अचानक पार्थ की रक्त रेखा शक्ति उबलने लगी और उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक हल्की नीली परत बन गई, जो अपने भीतर एक प्राचीन आभा समेटे हुए था। अब आगे की कहानी। दर्शकों की बात सुनकर पार्थ अवाक रह गया। वो सोचने लगा कि कैसे वो गढ़वाल क्षेत्र की पूरी युवा पीढ़ी का सरताज बन गया था, लेकिन यहाँ वो एक लड़की से हारने वाला है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभाल लिया। सबसे पहले, नगर प्रमुख के शब्दों के खिलाफ नहीं जा सकता था। दूसरे, वो देखना चाहता था कि क्या ये वही महिला है। अब वो पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए अपनी योजना को सफल बनाने का फैसला किया। तभी सफेद कपड़े पहने मधुलिका ने थोड़ी रुचि के साथ कहा, प्रशिक्षक पार्थ काफी दूर से आए हैं, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। अगर आप मुझे हरा सकते हैं तो मुझे आपको अपना चेहरा दिखाने में कोई समस्या नहीं है। मधुलिका की आवाज में चंचलता भरी थी, जिससे भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। किसी को भी विश्वास नहीं था कि छठे सितारे का कोई युवक उनकी राजकुमारी को हरा सकता है। राजकुमारी को चुनौती देने वालों में से पार्थ की साधना सबसे कमजोर थी। मधुलिका का मुकाबला देखने के बाद पार्थ को भी स्वीकार करना पड़ा कि दोनों के बीच काफी बड़ा अंतर था। अगर यह जीवन मरण की लड़ाई होती तो पार्थ को भरोसा था कि वो बिना किसी चोट के पीछे हट सकता है और यहाँ तक की स्थिति को पलट भी सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक प्रतियोगिता थी। मधु, ये युवा पशु प्रशिक्षक हमारे यदुवंशी परिवार के एक सम्मानित अतिथि है। उनकी उम्र और साधना आपसे कम है, तो क्या आप अपनी साधना को दबा सकती हैं? कन्नौज नगर प्रमुख ने अचानक कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो दर्शकों में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। आखिर इस युवा पशु प्रशिक्षक की किस तरह की पृष्ठभूमि है जिससे खुद नगर प्रमुख भी उसे अलग नजर से देख रहे हैं? ये जैसा पिताश्री चाहते हैं। मैं अपनी साधना को 7वें सितारे तक सीमित रखूंगी। पार्थ की ओर देखते ही मधुलिका की आंखें भर आईं, लेकिन जल्द ही सामान्य होगी। उसने स्पष्ट रूप से पार्थ को अपने सच्चे प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा था। ताकत के मामले में पार्थ पिछले प्रतियोगियों की तुलना में बहुत कमजोर था। हालांकि भीड़ इस बात से थोड़ी नाखुश थी, लेकिन नगर प्रमुख और उनकी बेटी के बीच समझौता हो गया था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा उनकी नजर में भले ही मधुलिका ने अपनी साधना को 7वें सितारे तक दबा लें, लेकिन वो पार्थ को बड़ी आसानी से हरा देगी। ये सुनकर पार्थ मन ही मन नगर प्रमुख को कोसने लगा। नगर प्रमुख उस पर इतने मेहरबान क्यों थे? अगर मधुलिका ने अपनी साधना को 7वें सितारे तक दबा दिया तो पार्थ के जीतने की संभावना 50% तक पहुंच जाएगी, और ऐसे से अगर वो पीछे हटता है तो वो निश्चित रूप से नगर प्रमुख की तेज नजरों से नहीं बच पाएगा। राजकुमारी को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं आपकी वास्तविक शक्ति देखना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे किसी तरह का अफसोस ना हो। पार्थ ने उस प्रस्ताव को तुरंत मना कर दिया। उसकी बात सुनकर मधुलिका मुस्कुराई और फिर उसने पार्थ को एक अलग रोशनी में देखना शुरू कर दिया। अगर कोई और युवक होता तो वो शायद इस बात से बहुत खुश होता कि वो अपनी साधना को दबा रही थी। इससे वो न केवल एक अनुपम सुंदरी को प्राप्त कर सकता था, बल्कि नगर प्रमुख के दामाद भी बन जाता। मुकाबला शुरू किया जाए। एक तेज आवाज सुनाई दी। घोषणकर्ता पृथ्वी मंडल का एक योद्धा था। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, पार्थ ने अपनी कमर पर बंधे चांदी के थैले को हल्के से थपथपाया और नीले अबाबिल को बाहर बुला लिया। अबाबिल बाहर आते ही नीली धुंध में बदल गया और मधुलिका की ओर बढ़ गया। अबाबिल की गति 7वें सितारे के चरम पर थी और पार्थ के नियंत्रण में। उसके हमले की दिशा बिल्कुल सही थी। पार्थ ने पीछे हटकर अपने और मधुलिका के बीच एक स्वस्थ दूरी बनाए रखी। इस समय वो लड़ने के लिए एक पशु प्रशिक्षक के तरीकों का इस्तेमाल करने जा रहा था। मधुलिका ने अपने हाथ लहराए और अबाबिल की ओर प्रकाश की हरी किरणें भेज दी,
लेकिन पार्थ की अभिव्यक्ति तब पूरी तरह से बदल गई जब उसने देखा कि मधुलिका के हमले हवा में बदल सकते थे। चपलता का ये स्तर 7वें सितारे की सीमा से कहीं अधिक था। आमतौर पर केवल पृथ्वी मंडल के योद्धा ही ऐसा कर सकते थे। भले ही मधुलिका ने अपनी साधना को 7वें सितारे तक दबा दिया था, फिर भी उसका अंतर्ज्ञान और कौशल अभी भी पहले जैसा ही था। अंतर सिर्फ इतना था कि उसकी शक्ति आधी रह गई थी। बूम! नीले अबाबिल ने अपने पंख फड़फड़ाए और मधुलिका के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। और फिर एक पल रुककर वो मधुलिका की पीठ की ओर तेजी से बढ़ गया। नीले अबाबिल बेहद फुर्तीला था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें इंसान की समझ मौजूद हो। हालांकि मधुलिका की साधना को दबा दिया गया था, फिर भी वो अबाबिल को नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन पार्थ द्वारा नियंत्रित होने के कारण अबाबिल की गति, चपलता और आक्रामकता अपने चरम पर पहुंच गई थी। वो हर बार आसानी से बच जाता था। कुछ समय तक मुकाबला करने के बाद दर्शकों ने इस युवा पशु प्रशिक्षक को एक अलग रोशनी में देखना शुरू कर दिया। इधर पार्थ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मधुलिका के सभी हमले अचानक किए गए थे और उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसने अभी तक क्रिस्टल के कंघे का उपयोग नहीं किया है। ये सोचते ही पार्थ की आंखें चमक उठीं और उसके हाथ में एक नीला धनुष दिखाई देने लगा, जिसके बीच में एक बर्फीले कमल का निशान बना था। उसी के साथ लौहाश्व धनुष पर 3 तीर भी दिखाई दिए। मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। सभी दर्शक मुकाबले में आए इस नए मोड़ को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। किसी पशु प्रशिक्षक के लिए धनुष का प्रयोग बिल्कुल उपयुक्त था, क्योंकि उनके पालतू जानवर आगे बढ़कर मुकाबला करेंगे, जबकि वे दूर से उनका समर्थन कर सकते थे। स्विश स्विश! लौहाश्व के तीर गड़गड़ाहट के साथ हवा में उड़े, जिससे आसपास ठंडक फैल गई और वो तीर मधुलिका की छोटी सी खामी की ओर बढ़ गए। जब पार्थ ने लौहाश्व धनुष निकाला तो मधुलिका ने उसे कम आंकना बंद कर दिया। पार्थ के लौहाश्व धनुष के हमलों में वज्र शक्ति, विरासत की शक्ति शामिल था और इससे वातावरण में ठंडक फैल जाती थी, जो प्रतिद्वंद्वी की गति को प्रभावित करता था। हालांकि लौहाश्व तीर मधुलिका को घायल नहीं कर सके, लेकिन वो अबाबिल के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए उसे विचलित करने में जरूर कामयाब हो गए थे। इस समय पार्थ मधुलिका को बराबरी की टक्कर दे रहा था। जब भी मधुलिका के शरीर पर एक छोटा सा दोष दिखाई देता, तो पार्थ अबाबिल के साथ तालमेल बिठाते हुए तुरंत तीर सीधे उस कमजोरी की ओर चला देता था। ये मधुलिका सामान्य योद्धा नहीं है। रक्त रेखा शक्ति को छोड़कर मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं उस पर हावी नहीं हो पाया हूँ। मधुलिका के प्रदर्शन से पार्थ बेहद सावधान हो गया था। स्विश! अचानक मधुलिका के हाथ में एक बार फिर से क्रिस्टल का कंघा दिखाई दिया और उसने एक ही समय में पार्थ पर हमला करते हुए उसके तीरों के साथ साथ अबाबिल को भी अवरुद्ध कर दिया। इधर पार्थ की आकृति एक भ्रम की तरह चमक रही थी। तेज गति से अपनी स्थिति बदलते समय भी वो लौहाश्व धनुष से हमला करने और अबाबिल को नियंत्रित करने में सक्षम था। ये कहा जा सकता था कि वो एक ही समय पर 3 काम कर रहा था। इतना ही नहीं, पार्थ का आक्रमण और भी मजबूत हो गया। लौहाश्व धनुष और अबाबिल ने एक दूसरे की पूरी तरह से तालमेल बिठा रखा था। इधर अब मधुलिका को अपनी साधना दबाने के कारण परेशानी महसूस हो रही थी। अगर मैं शुरुआत में ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती तो ये मुकाबला तुरंत खत्म हो जाता। मधुलिका ने अपने मन में आह भरी, ये जानकर कि उसने दुश्मन को कम करके आंका था। उसके सामने मौजूद युवक एक पशु प्रशिक्षक था जिसकी साधना 6ठे सितारे पर थी। फिर भी वो अर्ध पृथ्वी मंडल के किसी योद्धा के साथ मुकाबला करने की क्षमता रखता था। मुकाबला देख रही भीड़ ने आप भरी और आपस में चर्चा करने लगे कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो पार्थ के सफल होने की सबसे अधिक संभावना होगी। नगर प्रमुख अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दर्शक दीर्घा पर बैठे थे।
इस बच्चे के पास उत्कृष्ट तीरंदाजी कौशल है। अगर मधु की साधना 7वें सितारे तक सीमित नहीं होती तो विजेता का फैसला करना मुश्किल हो जाता। नगर प्रमुख को आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। पार्थ का प्रदर्शन उनकी कल्पना से परे था। उसकी पशु प्रशिक्षण शक्तियां, तीरंदाजी कौशल और बिजली का उपयोग सभी ऐसे स्तर पर पहुंच गए थे जिसे देखकर बाकी लोग केवल आहें भर सकते थे। उसकी उम्र के अलावा पार्थ की ताकत कनौज क्षेत्र के किसी भी प्रतिभा से अधिक थी। लेकिन मधु इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। कनौज नगर प्रमुख की अभिव्यक्ति शांत थी। ठीक इसी समय मधुलिका ने अपने क्रिस्टल के कंघे को लहराया और हरे रंग की रेखाओं के किनारे एक रहस्यमयी चांदी की चमक भी दिखाई देने लगी। मधुलिका के बाल बहते हुए झरने की तरह थे और उसके चेहरे पर भंगा पारदर्शी कपड़ा हवा के झोंके से लहरा रहा था। अचानक उसकी आंखों में चांदी के रंग का प्रकाश दिखाई दिया जो एक ठंडा और शांत एहसास दे रहा था। रक्त रेखा शक्ति अचानक पार्थ की रक्त रेखा शक्ति उबलने लगी और उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक हल्की नीली परत बन गई जो अपने भीतर एक प्राचीन आभा समेटे हुए था। स्विश स्विश, लोहाश्व तीर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा और उसमें एक नीली आभा भी मौजूद थी जिससे इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। बूम! रक्त रेखा शक्तियों के बीच टकराव ने मंच के चारों ओर मौजूद सुरक्षात्मक सरणियों को तरंगित कर दिया। इस दृश्य से मुकाबला देखने वाले दर्शक दंग रह गए। उसकी रक्त रेखा मधु से भी अधिक शुद्ध है। नगर प्रमुख अपने फैसले से बहुत खुश थे। मधुलिका ने भी महसूस किया कि उसकी रक्त रेखा थोड़ी सी कांप रही थी जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि उसकी रक्त रेखा शक्ति की मात्रा पार्थ से अधिक थी लेकिन उसे इसका कोई फायदा नहीं मिला। मुकाबला अपने चरम पर पहुंच रहा था। पार्थ ने अबाबिल की सहायता के लिए अपने लोहाश्व धनुष का उपयोग करना और मधुलिका की खामियों पर हमला करना जारी रखा। मधुलिका ने 7वें सितारे की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और अचानक उसके सफेद कपड़ों पर बर्फ की एक परत दिखाई देने लगी। बेशक अगर ये लड़ाई जारी रही तो अब भी पार्थ ही हारेगा क्योंकि मधुलिका की रिकवरी दर और आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा दोनों पार्थ से अधिक थी। अगर मैं पूरी ताकत का प्रयोग नहीं करता हूँ तो मेरे जीतने की संभावना 5% कम हो जाएगी। जैसे ही वो इस नतीजे पर पहुंचा, पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से खर्च करना शुरू कर दिया। यदि उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है तो वो सम्मानपूर्वक हार जाएगा। मियाओ मियाओ! अचानक छोटी बिल्ली धुंधली आंखों के साथ आध्यात्मिक पशु थैले से बाहर निकल आई। उसने धीरे एक हिचकी ली और खुद से बड़ी बोतल से एक घूंट लिया। हम दर्शक, दीर्घा में मौजूद दर्शक और बाकी लोग भ्रमित हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक और मजबूत पालतू जानवर हो? छोटी बिल्ली को देखते ही मधुलिका की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। मियाओ मियाओ! छोटी बिल्ली ने बोतल रख दी और फिर धीरे धीरे शराब के नशे में डगमगाते कदमों से इधर उधर घूमने लगी। ये बेवकूफ क्या कर रहा है? उसे नशेड़ियों की तरह हरकत करते देख पार्थ का दिल उछल पड़ा। छोटी बिल्ली शराब की गंध में डूबी हुई थी और मंच के चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे उसे पता ही न हो कि वो क्या कर रही है। उसके और मधुलिका के बीच हो रहे संघर्ष से 6ठे या 7वें सितारे के सामान्य योद्धा से टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। हम केवल कनौज नगर प्रमुख की नजरें ही असामान्य रूप से तेज थीं। हालांकि छोटी बिल्ली के कदम बड़े अजीब लग रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ ऐसा था जो प्रकृति से परे था। उसने अपनी हर चाल में शक्तिशाली हमलों को भी चकमा दे दिया था। तो क्या होगा आगे? आखिर ये छोटी बिल्ली क्या करने वाली है? कहीं ये पार्थ के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे? और क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम? पार्थ तो मुकाबला हारना चाहता था, फिर वो जीतने की कोशिश क्यों कर रहा है? और क्या होगा अगर वो मुकाबला जीत जाता है तो? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें।
और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।